हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी मानव विकास। ठीक है, ये बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आज के सेशन में हम इसका करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी कि पूरे पाठ का अवलोकन एक सेशन में। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करूं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। जहां 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपनी सारी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल पर कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम इसमें देखकर चलेंगे। अब देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर, हम हर चैप्टर में जैसा हम करते हैं कि भाई जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं उसका एक ओवरव्यू समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी है, उससे चैप्टर का पिक्चर क्लियर हो जाता है। हमने जब बुक 1 किया था तब भी हमने मानव विकास के बारे में समझा था। अभी हम बुक 2 कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मानव विकास के बारे में हम भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा लेकर चलेंगे। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ेंगे पे हम बात करें, एक चीज आपको जान लेनी बहुत जरूरी है। एक जैसे पहला ही पॉइंट है कि मानव विकास क्या है, तो अब ये बात आ कहां से रही है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है विकास और एक होता है समृद्धि। ठीक है, यानी एक बोलते हैं डेवलपमेंट और एक को बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब देखिए मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए खास करके 1990 के दशक से पहले देश की जीडीपी बढ़ जाना, राष्ट्रीय आय का बढ़ जाना, लोगों के व्यक्तिगत आय का बढ़ जाना, ये जो बढ़ने वाले कंसेप्ट थे और वो आज भी चलता है। जीडीपी बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ जाना, लोगों के प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाना, लोगों के खर्चे बढ़ जाना, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाना, जो क्वांटिटी है, जो आप मात्रा है, इसके बढ़ने को आप विकास समृद्धि मानकर चला जाता है, ग्रोथ मानकर चला जाता है। यानी जहां पर एक मात्रात्मक वृद्धि हो, मात्रात्मक बढ़ोतरी हो, क्वांटिटेटिव, ये कहलाती है समृद्धि। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, कोई बच्चा है ना। अब ये बच्चा जो है पहले 2 फीट का था, अब ये बच्चा जो है वो 5 फीट का हो गया। तो ये हो गया इसका ग्रोथ, यानी इसकी बॉडी बढ़ गई, हाथ पांव लंबे हो गए। लेकिन क्या ये स्वस्थ भी हो गया? क्या ये शिक्षित भी हो गया? क्या इसके सारे अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? क्या इसकी सोचने की क्षमता, आईक्यू लेवल बढ़ गई? क्या जो जो चीजें इसकी बढ़नी चाहिए उम्र के साथ वो बढ़ रही हैं? अगर वो बढ़ रही हैं तो उसके अंदर हो रहा है गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास, जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, गुणात्मक विकास, यह है मात्रात्मक, यह है गुणात्मक। तो विकास और समृद्धि में जो बेसिक अंतर होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक का होता है। जब किसी भी देश में वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां का अवसंरचना, वहां की आबो हवा, पर्यावरण, वहां की ये सारी चीजें, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्डिंग्स हैं, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, वो अगर बेहतर हो रही हैं तो वो कहलाता है विकास। जाहिर सी बात है इस विकास में समृद्धि भी एक हिस्सा रहेगा। आर्थिक रूप से भी लोगों का बढ़ोतरी होना चाहिए, मात्रात्मक चीजें बढ़नी चाहिए। लेकिन जहां केवल मात्रात्मक स्तर तक बातें रहती हैं वो कहलाता है ग्रोथ या समृद्धि। तो 1990 के दशक के आसपास से विकास और ये डेवलपमेंट जो है ये एक अलग पहलू देखा जाने लगा और इस पर बातचीत होने लगी, किया जाना शुरू किया गया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप केवल जो है पैसा बढ़ा लेने से, जीडीपी बढ़ा लेने से, इनकम बढ़ा लेने से आप समझोगे कि सब डेवलपमेंट, सारी चीजें ठीक हो रही है। नहीं, 2 पक्ष होने चाहिए। एक पक्ष जो है वो मात्रात्मक यानी पैसे, रुपए और नंबर्स का होना चाहिए। एक पक्ष जो है वो गुण या क्वालिटी के डेवलपमेंट का होना चाहिए। और वहां से फिर एक कंसेप्ट आया मानव विकास, जिसे हमने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए ये मानव है बेचारा,
ये मानो 2 फीट का था, ये मानो 5 फीट का हो गया, अब आप कह लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई उस व्यक्ति की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से उसमें एक ग्रोथ दिखाई पड़ना चाहिए, उसमें एक बढ़ोतरी दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे वो व्यक्ति हाइट के साथ बढ़ भी रहा है और उसके अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है वो बेहतर हो रही है, उसका इंटेलेक्ट बढ़ रहा है, उसकी शिक्षा क्लास बाय क्लास अच्छी होती जा रही है, उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है और उसको बेहतर सुविधा मिल रही है ना, तो उसका हेल्थ, एजुकेशन और जीवन की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और बेहतर हो रहा है, तब आप मानेंगे कि मानव का असल रूप में विकास हो रहा है, जिसको हम और डिटेल में देखेंगे और हमारे दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने या समाजशास्त्रियों ने इस पर विशेष रूप से क्या काम किया है, क्या परिभाषाएं बनाई हैं, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मानव विकास के संकेतक। संकेतक बोलते हैं बेसिकली इंडेक्स को, है ना। इंडेक्स का मतलब कि भाई क्या क्या चीजें देखकर आप ये तय करेंगे कि मानव विकास हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, कई सारे इसमें पहलू हैं। तो थोड़ा सा मानव विकास के संकेतक देखेंगे जो पूरी विश्व लेवल पर एक्सेप्टेबल है। फिर हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत और विश्व यानी पूरा दुनिया मानव विकास सूचकांक बोलते हैं, ये भी इंडेक्स ही है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें जो एक निकलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI जो है, रैंकिंग निकलती है पूरी दुनिया की, उसमें पूरे विश्व के जो देश हैं वो कहाँ खड़े हैं, भारत का उसमें क्या रैंकिंग है। बेसिकली वो 0 से 1 के बीच में ये रैंकिंग बनती है, तो आप 1 के जितने करीब होते हैं उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस माना जाता है। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, ज़्यादातर इस तरह के जो देश हैं, स्विट्जरलैंड है, वो देश इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आ गए हैं। और भारत लगभग बहुत सालों से 125 से 135-33 तक वो वैरी कर रहा है और हाल में 132 के स्थान पर वो रहा है। तो इसको देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा भारत में मानव विकास सूचकांक, अब आपको पता है कि पूरी दुनिया में ये जो सूचकांक है वो जाहिर करती है कौन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा निकाला जाता है पूरे विश्व का सूचकांक। तो भारत में भी काम करती है कौन, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो किसके जगह पर बनी है, प्लानिंग कमीशन की। तो ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग ने भी क्या किया है, अपने तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करने शुरू किए हैं अलग अलग राज्यों के, है ना। जैसे भारत में भी 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन राज्यों में कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में अच्छा है, खराब है ना, ये भी एक तरह से रैंकिंग जारी करती है और वो भी लगभग इसी तरह की रूपरेखा पर जारी करती है जैसे UNDP जारी करती है। तो उसमें भारत में अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर चर्चा करेंगे, वो है जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और विकास पर प्रभाव। देखिए, क्योंकि ये क्वालिटी लाइफ जीने के लिए एक बहुत, देखो इस चीज को आप समझिए कि ये जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, देखिए किसी भी चैप्टर में क्या आप पढ़ रहे हैं ना, उसका लॉजिक अगर आपको पता है तो आपको चैप्टर आधा वहीं समझ में आ जाता है। भाई हम बात कर रहे हैं मानव विकास की, अंत में ये जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो मानव विकास के बहुत बड़े फैक्टर को कवर करती हैं। देखिए, मानव विकास मैंने बताया कि गुणात्मक परिवर्तन है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी चीजें हैं। अब एक जनसंख्या या पॉपुलेशन ऐसी चीज है ना जो हर चीज, हर सुविधा को थोड़ा सा क्रिटिकल बना देती है। जैसे कहीं बहुत सुंदर 10 बेड का अस्पताल बनाया है, वहां पे 50 लोग रहने वाले हैं, कभी जरूरत पड़ी कभी भी आके इलाज हो गया, काम खत्म हो गया। उसी जगह पे 5000 लोग रहने लग जाएं तो उस 10 बेड के अस्पताल में क्या हो जाएगा? बिल्कुल वहां कोई चटाई बिछा के लेट जाएगा, कोई डॉक्टर की कमी है, भागा दौड़ी चल रही है, गंदगी मची हुई है ना। और फिर वहां से सीधा इफेक्ट फिर पर्यावरण का भी रहता है, जो इन्वायरमेंट है आसपास का, ये भी आपके मानव विकास पे बहुत बड़ा असर डालता है। ये पर्यावरण प्राकृतिक रूप से भी आप समझ लीजिए, और जो आपका एक मैनमेड पर्यावरण होता है, जो अगल बगल का माहौल होता है, उसको भी आप ले लीजिए, इन्वायरमेंट जो वहां का है। तो ये जो जनसंख्या है और जो पर्यावरण है, ये भी मानव विकास के साथ बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इस चैप्टर में थोड़ी सी बातचीत इन दोनों बिंदुओं पर करेंगे। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन्ड है। तो बेसिकली वी हैव टू स्टडी दीज 5 पॉइंट्स टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ मानव ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक किसको बोलते हैं? जो समय के साथ नई नई चीजों को अपने में जोड़े, जो आज की स्थिति में विकास को डिफाइन करे। आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, घटती है, नेशनल इनकम बढ़ता है, घटता है, लेकिन ये जो मानव विकास है, बहुत नया कंसेप्ट है और इसमें जो चीजें हैं वो हमेशा अपडेटेड है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं जो पर डे के आपके हिसाब के जीवन से जुड़ी हुई है। एनवायरमेंट एक ऐसा बर्निंग इशू है जो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है, तो सारी चीजें हम देखेंगे।
तो यहां से हमें मानव विकास थोड़ा सा देखना है। अच्छा, मानव विकास में बेसिकली मानव विकास के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी है, उस पर भी मैं बात करता हूं। पहले आते हैं इसके इंपॉर्टेंट चीजों पर। जिन स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा, तो उसमें जो क्लास 12 सीबीएसई में ह्यूमन उसमें जो आप जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो किताब है, उसमें आप बहुत पढ़े होंगे, और जो 11th में अदर बोर्ड वाले वो पढ़े होंगे। उसमें एक शब्द आता है अक्सर, मानव ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, जिसको आप बोलते हैं मानव पूंजी, मानव पूंजी। ठीक है, ये मानव विकास से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ, मैं अभी इस पर आऊंगा। तो आइए जरा सा देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। मानव विकास क्या है? तो मानव विकास की अवधारणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन सामान्य के विकल्पों को प्राप्त किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जन सामान्य के विकल्पों को प्राप्त किया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर क्या है? असीमित क्षमताएं हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको अगर दर्शन शास्त्र में ले चलूं, थोड़ा सा हमारे धर्मों में ले चलूं, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमें कहते हैं कि जो और हम ये भी बोलते हैं कि हम जो है उसी ब्रह्म के एक हिस्से हैं, हम जो है उसी ईश्वर का एक भाग है, ठीक है, हम उसी ईश्वर का एक टुकड़ा है। तो जो टुकड़ा, जो पोटेंशियल उस भगवान में है, वो पोटेंशियल हमारे अंदर भी है। जैसे समुद्र है बहुत बड़ा, उस समुद्र में सारा पानी खारा होता है, लेकिन उसमें से अगर एक बूंद आप निकालेंगे तो वो बूंद भी खारी होगी। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार जो मनुष्य होता है उसके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है। इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब क्या है? असीमित क्षमताएं होती हैं। लेकिन इस असीमित क्षमताओं का दोहन करने के लिए, इस असीमित क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए हमें उसका मानव विकास करना पड़ेगा। मानव का विकास करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर मानव का विकास क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें कुछ कौशल विकास करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, ठीक है। इसके साथ साथ हमें उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बेटर हेल्थ की कंडीशन करनी पड़ेगी। जब हम उसको तो बेसिकली हम क्या करेंगे? उसको शिक्षा देंगे, उसको स्वास्थ्य देंगे, ठीक है, उसको अधिकार और समानता देंगे, है ना, अधिकार, समानता और अवसर। जब ये सारी चीजें प्रदान करेंगे, ये सारी चीज जब हम प्रदान करेंगे, तो ये होगा फिर निर्माण किस चीज का? ये निर्माण करेगा फिर मानव पूंजी का। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब किसी व्यक्ति को हम अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, उसको अधिकार और समानताएं देते हैं, अवसर देते हैं, तो ये जो मानव होता है पहले एक संसाधन होता है। जैसे समझिए आप, जमीन के भीतर लोहा है, जमीन के भीतर पानी है, वो एक संसाधन है। जब आप उसको निकाल के रिफाइन करके सारी चीजें मशीनों से चेंज करके अच्छे से प्रयोग करते हैं, तो वो एक आपके लिए पूंजी बन जाती है। जब तक जमीन के भीतर है तब तक क्या, वो कुछ नहीं है। ऐसे ही मानव एक साधन है, संसाधन है। उस मानव को आप क्या करिए? अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छे अधिकार और अवसर दीजिए, फिर वो अपने आप बन जाएगा मानव पूंजी। और इस मानव रिसोर्स का, मानव साधन का मानव पूंजी के रूप में बनना ही मानव विकास है। समझ रहे हैं आप? सो बेसिकली चेंजिंग अ ह्यूमन रिसोर्स इनटू अ ह्यूमन कैपिटल, इट इज काइंड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एक मानव को साधन के या संसाधन से उभार कर उसको एक मानव पूंजी के रूप में बनाना, ताकि उसका जहां निवेश हो वो अच्छा करके दिखा सके, है ना। जैसे आप किसी व्यक्ति को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपके लिए एक पूंजी बनता है। फिर वो अच्छा क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, अच्छा कमाता है, खुद भी कमाता है, देश के अभी जीडीपी बढ़ाता है। तो वो है मानव विकास। तो हम क्या करते हैं? मानव विकास, जन सामान्य के जो विकल्प होते हैं उसको प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हो सकता है वो बड़ा, जैसे आप देखिए ना, जंगलों में कितने आदिवासी होते हैं, वो इतने अच्छे जिम्नास्ट होते हैं। अभी एक वेब सीरीज आई थी आर या पार, देखी किसी ने? उसमें वो क्या करता है, इतना अच्छा तीरंदाज होता है, और जब वो चैंपियनशिप खेलने जाता है तो पता लगता है कि सारे निशाने वो सही लगा रहा है ट्रेनिंग में। तो आप क्या करते हैं? जब आप उसका विकास करेंगे, उसको अवसर देंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसको शिक्षा देंगे, अच्छे हेल्थ देंगे, तो जो विकल्प उसके अंदर हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के होंगे, डॉक्टरी के होंगे, स्पोर्ट्समैन के होंगे, डांसर के होंगे, वो सब निकल जाएंगे। तो मानव विकास से आप व्यक्ति के विकल्पों को प्राप्त कर लेते हैं। मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार, उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो मानव विकास क्या है? सबसे पहले तो एक प्रक्रिया है, ये आप समझ लीजिए। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, उसको एम्पावर या सशक्तिकरण करते हैं, उसको अवसर बढ़ाने में अवसरों को बढ़ाते हैं, उसको राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं कि वो सोच सके, वोट डाल सके, अपने लिए गवर्नमेंट चुन सके, अपने लिए अपना शासक चुन सके। उसको आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो चाहे वो प्रोफेशन जैसे चाहे वैसे पैसा कमा सके, समाज में जैसे चाहे वो रह सके, मतलब ठीक ठाक तरीके से। तो ये सारी चीजें जो आप जब इन पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब आप बेसिकली मानव का विकास कर रहे होते हैं। इसके ठीक उल्टा समझिए कि एक मानव है, वो क्या हो रहा है? वो बढ़ तो रहा है, उसकी एज तो बढ़ रही है, न उसको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, न उसको अपनी नौकरी जैसा चाहे वैसा करने का अधिकार है, न उसको आप शिक्षा दे रहे हैं, न उसको आप स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो वो मानव साधन जो है, ये जो मानव संसाधन है, वो क्या हो जाएगा? एक बोझ बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन जाएगी, समझिए आप। लेकिन वहीं अगर आप उस मानव संसाधन को ये सारी चीजें प्रोवाइड करें तो यही मानव संसाधन क्या बन जाएगा? एक पूंजी बन जाएगी। तो बस हमें तय यही करना पड़ता है कि हमें उस मानव संसाधन को एक पूंजी बनानी है। तो मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा पर्यावरण और राजनीतिक आर्थिक तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं, विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उसके अंदर जो व्याप्त विकल्प हैं और क्षमता है उसका पूरा विकास हो सके। क्लियर है? बहुत डिटेल में समझाया मैंने, क्योंकि यही बात करने की एक जगह है। उसके बाद तो फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आती हैं उसमें, ये सब तो रट ही लेंगे आप। लेकिन कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ लेंगे। विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के प्रयास किए हैं, परंतु उस दिशा में सर्वाधिक प्रयास 1990 में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा किया गया। ये दो नाम आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। महबूब उल हक जो एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री रहे हैं, और भारत से अमर्त्य सेन, इन दो लोगों ने बहुत डीप स्टडी किया कि भैया मानव विकास का एक अलग धारणा बनना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त यूएनडीपी द्वारा सबसे पहला 1990 में प्रकाशित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। यह विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटि क्रम बनाती है। तो जो ये यूएनडीपी का जो मानव विकास रिपोर्ट है वो अलग अलग देशों का क्या बनाती है? रैंक तैयार करती है कि कौन सा देश इसमें ऊपर है, कौन सा कम है। 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतांत्रिकरण और बढ़ता हुआ लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। अब देख लीजिए, 1993 में जब रिपोर्ट निकाला गया तो उस समय हम मानते थे कि जहां पर अच्छा लोकतंत्रीकरण हो, जो अच्छी डेमोक्रेसी वाला प्रोसेस जहां पे चल रहा हो और जहां पे लोगों को शक्ति मिल रही हो, वो मानव विकास की सबसे अच्छी जगह है। देखो मैंने इसीलिए कहा ना, डायनेमिक है, समय की मांग के अनुसार इसकी मांगें बदलती हैं। उस समय पूरी दुनिया में लोकतंत्र के पक्ष में आवाज और बुलंद हो रही थी। बहुत सारे ऐसे देश थे जो लोकतंत्र से दूर थे। सोवियत संघ का हाल में विघटन हुआ था और बहुत सारे देश लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो उस समय माना जा रहा था कि जिन देशों में लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है, लोकतंत्रीकरण बढ़ रहा है, वो मानव विकास की कम से कम न्यूनतम दशा तो वो मानी जाएगी। वो ये अभी कहती है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, विकास को लोगों के बीच में रखकर। ठीक है, तो विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच में रखकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसने बताई थी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि मानव विकास में कौन कौन से संकेतक होने चाहिए या क्या क्या बेसिक चीजें इसमें एड ऑन रहनी चाहिए, तो वहां पर कुछ चीजें सामने आती हैं कि मानव विकास के अध्ययन के लिए कई महत्वपूर्ण संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतकों को 3 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला आर्थिक संकेतक, जिसको बोलते हैं आप इकोनॉमिक इंडेक्स। दूसरा बात करते हैं सोशल इंडेक्स, और तीसरा बात करते हैं जनसांख्यिकीय संकेतक, या जिसको आप पॉपुलेशन। हालांकि इस पर चेंजेस है, कई सारे इसके पार्ट हैं, आगे चर्चा में करूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर दिखा रहा हूं। तो हम कुछ चीजें जो होती हैं जो आर्थिक रूप से लेके चलते हैं कि भाई आर्थिक रूप से स्थिति क्या है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो कितना कमा पा रहा है, कितना खर्च कर पा रहा है, सामाजिक रूप से उसकी क्या स्थिति है, और जनसांख्यिकीय संकेतक वहां किस तरह के हैं। ये 2-3 चीजें इसका हिस्सा बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आप समूह देख सकते हैं, आर्थिक संकेतक, सामाजिक संकेतक और जनसांख्यिकीय संकेतक। अब आर्थिक संकेतक की थोड़ी बात करते हैं। तो
तो किसी भी देश का मानव विकास उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। जो देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है वहां उच्च स्तरीय मानव विकास पाया जाता है। दो तीन चीजें आपके दिमाग में आपके सामने रखी गई हैं। सबसे पहले रखा गया है कि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था क्या है, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का योग है। किसी भी देश में लोग पैसा कमाने के लिए क्रियाएं करते हैं। जो भी पैसा या जीविका कमाने के लिए क्रिया की जाती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। और पूरे देश में मैंने कई बार बताया है इसको कि पूरे देश में 3 तरह की आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र बने हुए हैं। जैसे एक क्षेत्र उसमें बनता है प्राथमिक, एक क्षेत्र बनता है द्वितीयक और एक क्षेत्र बनता है इसमें तृतीयक। 3 क्षेत्र बनते हैं। तो बेसिकली जो प्राथमिक क्षेत्र बनता है वो जुड़ा होता है किस क्षेत्र से, कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र। द्वितीयक जो क्षेत्र है वो बेसिकली जुड़ा होता है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग से, और तृतीयक जो क्षेत्र है वो बेसिकली जुड़ा होता है सेवा क्षेत्र से। ये 3 तरह के क्षेत्र होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में कृषि मतलब आप समझ ही रहे हैं, कृषि हो गया, खनन हो गया, मुर्गी पालन, पशुपालन सब उसमें आता है। विनिर्माण यानी कि जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग वाली होती है, कच्चा माल लगाकर कोई माल तैयार करना। सेवा क्षेत्र इसमें हॉस्पिटल, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये 3 क्षेत्रों में दुनिया में हर देश काम करता है। अब तो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी आ गए हैं। अब जहां पर इन तीनों क्षेत्रों में अच्छा रोजगार है, अच्छा आय लोग कमा पा रहे हैं, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, फिर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्नता रहेगी उतना ज्यादा क्या होगा, उच्च स्तरीय मानव विकास। और यहां पर एक चीज होता है उच्च जीवन स्तर। उच्च, ये सारे शब्द आप ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता तो आपको बहुत सिंपल में बता सकता था, लेकिन उच्च जीवन स्तर जिसको बोलते हैं हाई लिविंग स्टैंडर्ड। जीवन में जीवन जीने का स्तर, स्टैंडर्ड कैसा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है ना। तो ये जीवन स्तर तभी बेहतर होता है जब आर्थिक रूप से व्यक्ति क्या हो, संपन्न हो। तो एक संकेतक आर्थिक रहेगा कि जो देश अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत संपन्न है, जिस देश में आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, वहां पर मानव विकास तेजी से होगा। एक बात तो यह है, लेकिन इट इज नॉट ओनली द कंडीशन। ये केवल एक ऐसी कंडीशन नहीं, और ना तो कंपलसरी है कि जहां पर जीडीपी बड़ी हाई हो, मानव विकास बहुत तेज। जब दुनिया में 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था इंडिया बन गया है ना, और अगर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का रेट देखें तो लगभग दुनिया में टॉप पर है, पर आज भी यहां पर बहुत सारे लोग जीवन स्तर में गरीबी में जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत समस्याएं हैं। लेकिन हाँ, एक ये संकेतक आर्थिक रूप से रहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जिन देशों की अर्थव्यवस्था दुर्बल है वहां मानव विकास निम्नतम मिलता है, जैसे विकासशील देश। भारत भी एक विकासशील देश है, ये भी सही बात है। और जो विकसित देश है वहां पर मानव विकास बहुत तेज है। अब देखिए, निम्न मानव विकास सूचकांक होते हैं। अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, अगर आप केवल अर्थ या पैसे रुपए को ध्यान में रखकर चलें, तो 4-5 इंडेक्स यहां पर रहते हैं। एक आता है प्रति व्यक्ति आय, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अभी आप अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से ही चीजों को देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। दूसरा उत्पादकता, जिसको आप बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तीसरा कच्चे माल की उपलब्धता, जिसको आप बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और चौथा है व्यापारिक माल यानी कि कमर्शियल गुड्स। देखिए, अब ध्यान से समझिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब हो गया, अभी मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति कितना आय कमा रहा है। देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आ जाएगा। तो मानव विकास में एक सूचकांक होगा प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होगा उत्पादकता। उत्पादकता मतलब ये होगा कि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो साधन है, उससे कितना प्रोडक्शन हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या मैं आपको आधे घंटे पढ़ा के रुक जा रहा हूं, या मैं आपको 2 घंटे पढ़ा पा रहा हूं, या उतना पढ़ाने की क्षमता और ज्ञान मेरे पास है कि नहीं है। ये एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोडक्टिविटी हो गई। कोई मशीन है वो एक मिनट में कितना उत्पादन कर पा रही है, कोई संसाधन है उसको लगाकर मैं कितना प्रोडक्शन निकाल पा रहा हूं। तो अगर वो हाई है तो वहां का अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, मानव विकास अच्छा होगा। अच्छा, ये उत्पादकता को आप मानव के संदर्भ में ज्यादा लेकर चलिए कि किसी मानव में कितना उत्पादकता है ना। क्या वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो कुछ अच्छी मशीन का काम कर सकता है, क्या वो कुछ जैसे आप देखो एग्जांपल से समझिए। आप
बहुत आप देखते होंगे कि वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं। तो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उनको आसानी से नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। लेकिन वो कहते हैं मैं ग्रेजुएट भी हूँ, ITI भी है, डिप्लोमा भी है, मेरे पास स्किल डेवलपमेंट वाला सर्टिफिकेट है, मैंने इस पर्टिकुलर मशीन को बनाने या ठीक करने का कोर्स किया हुआ है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसको नौकरी आराम से मिलेगी। तो लोगों का कौशल विकास जरूरी है। कच्चा माल वहां अच्छा से मिल रहा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपको जहां जिस देश के पास तेल है, जिस देश के पास खनिज पदार्थ हैं, वो देश समृद्धशाली है और व्यापारिक माल फिर वहां पे ज्यादा रहेगा। तो ये सारे सूचकांक भी मानव विकास को तय करेंगे। प्रति व्यक्ति आय मानव विकास का अच्छा सूचक है। कम प्रति व्यक्ति आय वाले क्षेत्रों में मानव विकास निम्न स्तर का होगा, जबकि अधिक आय वाले क्षेत्रों में जहां मानव के उपयोग का स्तर ऊंचा होता है, उद्योग और सेवाओं का विकास ऊंचा होता है, मानव विकास का उच्च स्तर वहां पर देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग करके की जाती है। एक्चुअली सकल घरेलू उत्पाद से निकलता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। इस राष्ट्रीय आय को जब आप भाग दे देते हैं जनसंख्या से, तो यहां पर मिल जाता है पर कैपिटा इनकम, जिसको आप बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक बात है, यानी हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, वो अगर ज्यादा है तो फिर वहां पे ज्यादा मानव विकास होगा। भाई वो पैसा ज्यादा कमाएगा तो अच्छा खाएगा, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं लेगा, अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, तो उसका मानव विकास अच्छा होगा। उत्पादकता, मानव विकास को निर्धारित करने के लिए उत्पादकता एक महत्वपूर्ण मानक है। देश में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भागों में उत्पादकता निश्चित रूप से अधिक होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा उत्पादकता हो रही है, वहां पर वो देश ज्यादा समृद्ध होंगे। मशीनों का प्रयोग होता है जिससे उत्पादन अधिक होता है। ठीक बात है। उपभोग की वस्तुएं हमेशा वहां पर रहती हैं, जो चीजें लोगों को चाहिए वो मिलती रहती हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों में मशीनों का अभाव रहता है, तो वहां मात्रा और गुणवत्ता दोनों नीचे रहती है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नीचे होती है। कृषि, खनिज, विद्युत और औद्योगिक उत्पादन महत्वपूर्ण है, जहां ये पाए जाएंगे वहां पे ज्यादा विकास होगा। फिर आता है कच्चे माल की उपलब्धता। तो किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल का निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाना आवश्यक है। जहां पर भी रॉ मटेरियल पाए जाते हैं वहां पर डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। आपने देखा भी होगा, जहां पर आयरन मिलेगा, जहां पे स्टील मिलेगा, वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी, है ना। तो यह बात उन उद्योगों पर लागू होती है जो भारी और कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, लोहा, सीमेंट, चीनी इत्यादि का। छोटा नागपुर का क्षेत्र लोहा इस्पात, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग इसी के कारण पनपे हैं। और औद्योगिक विकास से मानव विकास में सहायता मिलती है। कैसे मिलती है? दो रीजन है। जैसे मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि कृषि पर आधारित उद्योग हैं, तो अगर कृषि में मान लीजिए गन्ना अगर कहीं उग रहा है तो गन्ने की इंडस्ट्रीज बनेंगी वहां, तो जो गन्ना वाला है किसान, उसको भी लाभ हुआ, वो गन्ना बेच लेगा। जो बाकी जनसंख्या है उसको चीनी मिल में रोजगार मिलेगा, वो भी पैसा कमाएगा। सभी लोग पैसा कमाएंगे तो लोगों की क्या होगी? परचेजिंग पावर, खर्च करने की, खरीदने की, ये सारी क्षमता बढ़ेगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। तो जब आय बढ़ेगी तो समृद्धि होगी, मानव विकास तो होगा ही। ठीक है। व्यापारिक माल, विकसित क्षेत्रों में पिछड़े हुए क्षेत्रों की तुलना में अधिक माल का उत्पादन होता है। विकसित क्षेत्रों में कारखानों में निर्मित माल भौतिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं और उनका उपयोग उच्च वेतन वाले लोग ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा सैलरी कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिसको ज्यादा यूज कर सकते हैं और ज्यादा वहां से फिर मानव विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब इसके आगे अगर देखें तो जल तथा हरियाणा में प्रति व्यक्ति, अच्छा हरियाणा की बात बेसिकली यहाँ की जा रही है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, लोगों की क्रय शक्ति अच्छी है, इसको आप हटा देंगे। ठीक है। यह वस्तुओं को खरीद कर उपभोग करते हैं। इसके विपरीत यहाँ मतलब यहाँ पर लोगों वस्तुओं खरीद के, जो उत्पादित वस्तुएं, कमर्शियल वस्तुएं, उसको खरीद के लोग उपभोग करेंगे। अच्छा, हरियाणा वगैरह में क्यों प्रति व्यक्ति आय अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर जो हरित क्रांति है वो सक्सेसफुल रही और यहाँ पर किसानों की जो आय है वो बेहतर है ना। यहाँ वस्तुओं को खरीद कर लोग उपभोग करते हैं। इसके विपरीत उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्धनता अधिक होने के कारण वहां के लोग व्यापारिक माल का विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक जाहिर सी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा सोशल इंडिकेटर्स में, सामाजिक संकेतकों में। देखिए, ये ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा एक फॉर्मूला रहता है उनका, पूरा उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो आर्थिक क्षेत्र भी उन्नति के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसी सेवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में भी डिस्कस किया था कि ठीक है, पैसे, रुपए, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सामाजिक इंडिकेटर्स हैं या जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए बेहतर हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर में क्या आता है?
वैसे तो बहुत चीजें आती हैं, सब कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जब आप सामाजिक वेलफेयर की बात करेंगे तो पेंशन की सुविधा, उसको एक अच्छा जीवन जीने भर का पर्याप्त जो अवसंरचना चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी में पेंशन आ जाता है, गरीबों को जीवन जीने के लिए पर्याप्त जो है राशि उनके पास उपलब्ध हो जिससे वो अपना काम चला सकें, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। शिक्षा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को शिक्षित होने के लिए साक्षर होना आवश्यक है। उच्च स्तरीय शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में सहायक होती है। सामाजिक गतिशीलता क्या है कि लोगों में एक डायनेमिज्म बनी रहे, सोशल डायनेमिक जिसको बोलते हैं कि समाज में क्या रहा है, नई नई चीजों का आदान प्रदान होता रहे, नई नई चीजें आती रहें, लोग उससे सीखते रहें, वो समाज का हिस्सा बनती रहें। साक्षरता और शिक्षा का प्रसार मानव विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है कि जो लिटरेसी है और जो एजुकेशन का प्रसार है ह्यूमन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, ये भी चीज मानकर लोग चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संघ के जनसंख्या आयोग ने उस व्यक्ति को साक्षर माना है जो किसी भी भाषा में एक साधारण संदेश को पढ़ लिख और समझ सके। जैसे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते हैं कि भाई जो कोई भी साधारण किसी भाषा में लिख लिया या पढ़ लिया वो साक्षर है। साक्षरता 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग को नहीं रखा जाता है, ये भी हम मानते हैं कि 7 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को हम साक्षर मानना शुरू करते हैं। साक्षरता और शिक्षा किसी भी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण सूचक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मानव विकास वाला चैप्टर करेंगे तो साक्षरता या जो एजुकेशन या लिटरेसी का जो रोल है इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ साक्षरता दर कितनी है, पहले कितनी थी, वो कितनी बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, ये कब आई पूछी जा सकती है। इसे साक्षरता बढ़ाने में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इंक्लूड की गई हैं, सारी चीजें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार और व्यापार आदि के लिए साक्षरता और शिक्षा आधार प्रदान करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आधुनिकीकरण यानी मॉडर्न होना है, औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन लाना है, संचार एवं व्यापार, ये सारी चीजें अगर आपको ठीक करनी है तो आपको शिक्षा ही उसका एक आधार बनाती है, शिक्षा ही उसका एक बैकग्राउंड तैयार करती है। ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड चीजें लेकर हमें चलनी चाहिए। अब देखिए, ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल से मैंने थोड़ा सा आपके सामने एक कंक्लूजन रख दिया है कि अगर आपके सामने अगर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आपको पैटर्न पता रहे। जैसे 1951 में जो हमारे यहाँ 18.33% लोग क्या थे, साक्षर थे, यानी हमारा जो लिटरेसी रेट था देश की आजादी के आसपास उस समय लगभग 18.5% था। और आज 2011 की जो हमारी आखिरी जनगणना या सेंसस 2011 में हुई है तो उस समय कितनी रही है, 73% रही है। ठीक है, अच्छा उस समय आप ध्यान से देखिए, जो पुरुष यानी जो मेल लोग थे उसमें से 27.16 लोग पढ़े लिखे थे और महिलाएं केवल 8% के आसपास पढ़ी लिखी थी। फिर धीरे धीरे आप ये देखेंगे, जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडेक्स मान सकते हैं, कि धीरे धीरे महिलाओं की साक्षरता दर भी इस 8% से बढ़ के 64% पर आई है और पुरुष 27% से बढ़ के 80% पर आ चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो साक्षरता दर है वो बढ़ रही है, जो लिटरेसी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। केवल अगर पुरुषों की बात करें तो आज 2011 के जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से 80.9% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं, महिलाएं 64.6% हैं और टोटल हमारा लिटरेसी रेट कितना है, 73%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जनसंख्या वाले चैप्टर से भी पूछ सकता है और इस चैप्टर से भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2011 लिटरेसी रेट कितनी है, 73%। मेल में कितनी है, मेरे साथ बोलिए, 80.9% और फीमेल में कितनी है, 64.6%। और 1951 में आजादी के आसपास के समयों में कितनी थी, ये टोटल हमारी लिटरेसी रेट थी 18.33%। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे डेटा जो है कई बार आपके काम आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि देश में ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ता गया। 1951 में जहां साक्षरता 18.33 थी, 2011 में वो बढ़कर 73% हो गई। देश में सभी राज्यों में साक्षरता दर में केरल सबसे आगे है जहां 94% साक्षरता। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सबसे कम बिहार और सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां है, केरला में 94%। अभी आगे एक टॉपिक आएगा जहां पर वो आएगा भारत में मानव विकास, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भारत में केरल का है। क्यों है, क्योंकि वहां दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों चीजें क्या है, बहुत टॉप प्रायोरिटी पर हैं, बहुत ऊपर हैं और इसलिए उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, बहुत ऊपर देखा जाता है। पुरुष एवं स्त्री साक्षरता भी केरल में ही सबसे अधिक है, जो क्रमशः 96.1% है और वो 92.1% है।
लक्षद्वीप भी केरल से पीछे नहीं है, इसका दूसरा स्थान है, लेकिन लक्षद्वीप क्या चला जाता है, यूनियन टेरिटरी में चला जाता है। यह 91.8% है। और सबसे कम साक्षरता कहां पाई जाती है, सबसे कम साक्षरता पाई जाती है बिहार में। तो ये आपसे मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में, सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरला में, और अगर आप केंद्र शासित में करें तो 91.8 लक्षद्वीप दिख रहा है। तो बिहार में क्या है, केवल 61.8%, और पुरुष और स्त्रियों में 71, और स्त्रियों में केवल 51.5% है। देखिए, यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम साक्षरता दर बिहार, सबसे कम स्त्री साक्षरता दर वो भी बिहार। तो यहां पर एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा, और ये मानव, इसीलिए वहां का जो मानव विकास सूचकांक आएगा उस स्टेट का नीचे आएगा नीति आयोग के हिसाब से, और काफ़ी चीज़ें। तो हालांकि वहाँ पे इसके कई कारण हैं, जैसा हमने अभी देखा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सामाजिक आधार भी कम होगा। जब शिक्षित नहीं होंगे तो मानव पूंजी नहीं बनेगी, तो वो अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं करेंगे। वहाँ पे औद्योगिकीकरण नहीं है, आधुनिकीकरण नहीं है। वहाँ से लोग प्रवास होकर, अभी ये पिछला चैप्टर हमने प्रवास वाला पढ़ा था, तो प्रवास के बहुत सारे प्रतिकर्ष कारक वहाँ व्याप्त हैं। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो वो संबंध बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको रखा है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी में भी साक्षरता 80% से ऊपर है। तो ये कुछ स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन स्टेट्स में दो चीजें आपको बहुत कॉमन दिखाई पड़ेंगी। एक तो ये कि साक्षरता इन सब में 80% से ऊपर है, और यहां पर आपको नगरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, ये दो चीजें यहां पर विशेष रूप से आपको दिखाई पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि शिक्षा है, इसलिए नगरीकरण, औद्योगिकरण भी आसान है, और यहां पर जो मानव विकास है वो भी बेहतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज आप यहां से एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सभी स्टेट्स में, चाहे कोई भी स्टेट्स में से देख लीजिए, ज्यादातर मैक्सिमम स्टेट्स में ये चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए, जहां तक जो महिला शिक्षा का कम दर है, उसके लिए भारत में बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा। जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना है कि महिलाओं को भी अच्छा, जैसे इसमें जो महिला विकास को लेकर या महिलाओं के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए दो चीज़ें हैं। एक, जो पूरा पॉपुलेशन में महिलाओं की संख्या कम है, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि प्रति 1000 बच्चों पर कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो कई स्टेट्स में इंडिया में वो कम है। ठीक है, जैसे हरियाणा में सबसे कम थी, तो वहीं से शुरुआत किया गया। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा, दोनों इंपॉर्टेंट है। समाज में स्त्री पुरुष का लिंग भेद, सामाजिक बहिष्कार, अलगाववाद और बहिष्कार का आधार बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मानना है कि विकास में सभी सम्मिलित हों, नहीं तो ऐसा विकास लुप्त हो। बिल्कुल ठीक बात। तो दुनिया की आधी जनसंख्या अगर विकास से बाहर है, तो फिर ऐसे विकास को ना तो आप पूरा विकास कर सकते हैं, ना ऐसे विकास का कोई मतलब है। इसलिए अगर आपको देश का, दुनिया का मानव विकास सूचकांक बढ़ाना है, और देखिए क्या है, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास जैसे कंसेप्ट ही इसीलिए आए हैं कि जो आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरफ खींचते जा रहे हैं, केवल पैमाना आय को, अर्थव्यवस्था को बनाते जा रहे हैं, और जो लोग जानवर की तरह रहते चले जा रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं आप। लेकिन जब हम इस तरह के पैमाने बनाते हैं तो लोगों में गुणात्मक परिवर्तन हमेशा देखा जाता है, तब उसमें महिलाओं को आप छोड़ नहीं सकते, तो उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और जेंडर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, यह मानवता के प्रति अपराध है अगर महिलाओं को छोड़ें, इसलिए सबको प्रत्येक कार्य में समान अवसर मिलना चाहिए। आपको पता है भारत का संविधान भी हमको क्या देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है। अनुच्छेद 14 देखा है, पढ़ाई होगा आपने, 14 से 18 तक पूरा मामला। तो उसमें महिलाएं भी तो इंपॉर्टेंट हैं, और चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो। बिहार में देखिए, बिहार में साक्षरता दर महिलाओं में सबसे कम है, लेकिन वहां पर पंचायती राज व्यवस्था में राजनीतिक रूप से उनको 50% का आरक्षण मिला हुआ है। जो भी मुखिया या ये पोस्ट होते हैं पंचायत समितियों के, जिला पंचायत के, उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए। तो ये एक प्रयास है। आज लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे पूरे राष्ट्र अथवा प्रदेश का विकास हो। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर आप इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव विकास में महिलाओं के शिक्षा तथा उनके जन्म दर का कम होना एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें क्या क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने चाहिए? तो उसमें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जरूर इंक्लूड करिएगा। संविधान में उनको अधिकार मिले हैं, इसकी बात भी करिएगा। और क्या किया जाना चाहिए, तो इसको और जागरूक बनाना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इसकी चर्चा की गई थी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य एक इंपॉर्टेंट सूचक है, जैसे शिक्षा है वैसे स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य का एवं मानव विकास का गहरा संबंध है। बिल्कुल कहा जाता है ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो जब होता है ना, शरीर सर्वधर्म खल साधनम, ऐसा एक लाइन है संस्कृत में, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि शरीर ही सभी धर्मों का साधन है।
सभी धर्म को करने का साधन है। तो धर्म का मतलब यहाँ पूजा पाठ की केवल बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धर्म क्या होता है? जो आपको करना है वो आपका धर्म है। जैसे आपका विद्यार्थी है तो आपका धर्म है पढ़ना, मैं टीचर हूँ मेरा धर्म है पढ़ाना, जो डॉक्टर है उसका धर्म है उसको सेवा करना, जो जिस चीज को धारण करता है वो उसका धर्म होता है। तो आप कोई भी धर्म तभी कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ हो। तो शरीर का आरोग्य होना, स्वस्थ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए वो मानव विकास का सबसे, मैं तो मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो अच्छा होना चाहिए, उसकी सुविधाएं ठीक होनी चाहिए। एक स्वस्थ समाज में ही देश की आर्थिक उन्नति संभव है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। पता लगा कि देश की आदमी कमा रहा है 100 रुपया और 90 रुपया उसके हेल्थ में चला जा रहा है, तो क्या प्रगति करेगा? स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं अच्छी होने से मानव विकास अधिक होता है। अस्वस्थ व्यक्तियों की कार्यकुशलता निम्न स्तर की होती है। कार्यकुशलता किसको बोलते हैं? वर्किंग या वर्क एफिशिएंसी को। वर्क एफिशिएंसी को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जो एक स्वस्थ आदमी कर सकता था उसे खराब काम करेगा, है ना? तो वहां पर फिर क्या होगी? प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, वहां पर आपका विकास कम हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के बाद इस ओर विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं। कहीं पर जैसे बड़े बड़े शहरों में हो सकता है बहुत बड़े बड़े एम्स हो, और छोटे छोटे इलाकों में 100-100 किलोमीटर तक अस्पताल नहीं है, ऐसा होता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से विशेष सुविधाएं प्रदान भी की गई हैं और कोशिश भी की जा रही है। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा। ये भी एक संकेतक है मानव विकास का। तो मानव विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को कार्य करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का पूरा मतलब यह है कि कोई व्यक्ति नौकरी में है या नहीं है, मान लीजिए या विकलांग है, या मान लीजिए बूढ़ा है, या वो समाज के बाकी लोगों की तरह काम नहीं कर पा रहा, तो उसको भी उस तरह की सुविधाएं मिले कि एक सही जीवन यापन वो कर सके। वो पेंशन हो सकती है, वो सब्सिडी हो सकती है, वो हाँ तरह तरह के पेंशन हो सकते हैं, या कोई विशेष उसको पैकेज हो सकता है जिससे उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती रहे। अब सामाजिक संकेतक के बाद हम आ गए हैं जनसांख्यिकी संकेतक में। क्या क्या होता है? तो एक उसमें जन्म और मृत्यु दर है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेतक है। किसी समाज में जन्म दर मृत्यु दर कितनी है। जन्म दर जैसे मान लीजिए कि इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, महिला पुरुष का कितना रेशियो है, इसके अलावा जैसे पैदा होते ही कितने व्यक्ति मर रहे हैं, कितने बच रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं, कितनी आयु तक की आशा है जीवन जीने की, जीवन प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जन्म दर और मृत्यु दर जनसांख्यिकीय संक्रमण के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। प्रारंभिक अवस्था में अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, मानव विकास निम्न स्तर का था, जन्म और मृत्यु दर अधिक थी, और जनसंख्या वृद्धि कम होती थी। ठीक, जन्म दर भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा था, तो जनसंख्या कम बढ़ती। जैसे मैंने आपको ये जनसंख्या संगठन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। मान लीजिए अचानक 1000 लोगों का जन्म हो गया और 800 लोग मर भी गए, तो बैलेंस हो गया ना, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ती थी। मानव विकास की वृद्धि होने के साथ साथ भोजन एवं डॉक्टरी सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाएं होने लगी, और मृत्यु दर में कमी आने लगी। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। होता क्या है कि मान लीजिए 3 कंडीशंस होती हैं। देखिए एक कंडीशन ये होगी कि पहला कंडीशन, जन्म दर अधिक और साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा? जनसंख्या कम बढ़ेगी या संतुलित रहेगी। ठीक, एक दूसरी कंडीशन आएगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा जन्म दर तो लोगों ने अपना बच्चे पैदा करने तो कम नहीं किए, लेकिन अच्छी डॉक्टरी सुविधाएं आ गई, मेडिकल की सहायता आ गई, अच्छे अच्छे टीके आ गए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने लगी, तो लोग मरने कम लगे। तो हुआ क्या कि जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम। अब इस कंडीशन में क्या हुआ? जनसंख्या में भारी वृद्धि। ठीक, ये भी कंडीशन देखी गई, जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। तीसरी कंडीशन ये हुई, जन्म दर कम, मृत्यु दर कम। ये होना चाहिए। देखो जन्म दर कम कैसे होगा? लोगों में क्या हुआ? चेतना आने लगी। मैंने आपको प्रवास वाले में भी बताया था कि धीरे धीरे लोगों के शहरों का जो कंसेप्ट है, अच्छी चीजें हैं, वो गांव में भी जाए। मतलब लोगों में ये चेतना आने लगी, लोगों में ये शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ लोगों में ये धारणा आने लगी कि भाई समस्याओं का जड़ जनसंख्या है, हमें बहुत बच्चे नहीं पैदा करने हैं।
तो लोगों ने क्या किया, फिर उससे बचाव करना शुरू किया, लोगों ने उससे एक तरह से ऐसी फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन करना शुरू किया, और उससे क्या हुआ, जन्म दर धीरे धीरे कम होने लगा। और मृत्यु दर तो कम ऑलरेडी कर लिया है नए नए साइंस के डेवलपमेंट से, नए नए विज्ञान के दवाओं से, नए नए हॉस्पिटल की सुविधाओं से। तो इसमें क्या होता है, फिर संतुलन बनता है, और जहां ये संतुलन अच्छा होगा, जहां ये जनसंख्या एक संतुलन की स्थिति में रहेगी, वहां का मानव विकास अपने आप बेहतर होगा। क्योंकि जो भी सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की हैं, सामाजिक सुरक्षा की हैं, उस पर भार कम रहेगा, है ना। अगर सरकार के खजाने में 100 रुपया है तो सरकार उस 100 रुपए से 10 लोगों का अच्छा भला करेगी, ना कि 10,000 लोगों का। तो प्रयास में क्या रहना चाहिए कि जनसंख्या का क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। तो ये 3 स्थितियां बनती हैं। तो अब क्या हुआ, मृत्यु दर कम ही आई और जन्म दर में कम नहीं आ रहा था। जनसांख्यिकी के अंतिम चरण में मानव विकास ऊंचे स्तर पर होता है और लोगों में जनसंख्या नियंत्रित करने की चेतना रहती है। तो जहां पर जनसांख्यिकी का अंतिम चरण होता है, जहां मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कम हो, वहां मानव विकास ज्यादा अच्छा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसांख्यिकी के कौन से चरण में मानव विकास बेहतर होगा। तो पहला चरण क्या था, पहला चरण मैंने आपको बताया कि पहले चरण में जन्म दर भी अधिक था, मृत्यु दर भी अधिक था। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी तो हो रही थी, जनसंख्या कम बढ़ेगी, लेकिन लोग मर बहुत रहे थे, तो मानव विकास अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरे चरण में आपने मृत्यु दर तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जन्म दर पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो जनसंख्या खूब बढ़ती जा रही है। लेकिन जो तीसरा कंडीशन है, इसमें आप जानबूझ के कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और मृत्यु दर पे भी आपने रोक लगा रखी है, तो यहां पर जनसंख्या संतुलन में है और यहां पर मानव विकास सबसे बेहतर होता है। तो जनसंख्या वाले पार्ट पे हमेशा हमें कंट्रोल रखना चाहिए। यह भी एक जनसांख्यिकीय जो है संकेतक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो देश में सन 1911 में जहां जन्म दर 49 प्रति हजार था, 2001 में वो 25 प्रति हजार रह गया। मतलब 1911 में 1000 व्यक्तियों पर नए, हर हमेशा 49 लोग नए पैदा हो रहे थे, मर भी खूब रहे थे। लेकिन 2001 आते आते 1000 लोगों में से केवल 25 लोग ही नए बच्चे पैदा कर रहे हैं। 1911 में मृत्यु दर जहां 43 थी प्रति हजार, 2001 में वो 8.5 रह गए। ये देख लीजिए। तो 1943 में प्रति हजार पे 43 लोग मर रहे थे और अब केवल 8 लोग मर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों कंट्रोल कर लिया। यही नहीं, 1921 में जहां जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष की थी, 2011 में 67 वर्ष की हो गई। जीवन प्रत्याशा बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब औसत रूप से 1921 में अगर आप होते तो 20 साल से ज्यादा नहीं जीते, कुछ ना कुछ होके मर जाते थे लोग। मतलब औसत निकाले, कोई 60-70 भी जीता होगा, लेकिन औसतन ऐसा होता था। लेकिन वो चीज, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी चीजों पर नए नए शोध अनुसंधान से अब 2011 में वो 67 साल हो गया। माना जाता है कि एक व्यक्ति कम से कम 67 साल तक जी रहा है। तो हमने मृत्यु दर, जन्म दर दोनों को कंट्रोल किया है और इसलिए अब सुविधाएं क्या हो गई, बेहतर हो गई। तो मानव विकास यहाँ ज्यादा अच्छा होगा। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग जीवन प्रत्याशा मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है। जहां पर अच्छी सुविधाएं रहेंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अच्छा पर्यावरण है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड जहां मिल रहा है, जहां पर सामाजिक सुरक्षा अच्छी है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, वहां पर क्या होगा, वहां पर लोग ज्यादा दिन तक जिएंगे। और जहां पर क्या होगा, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा केरल में है, जहां पुरुष 70 वर्ष और स्त्री 76 वर्ष की आयु भोगते हैं। तो केरल में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि केरल की स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हैं, अच्छी कंडीशन वहां पर देखी जाती है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुरुष जीवन प्रत्याशा औसत से अधिक है। असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये औसत से कम है। यानी कि जिन राज्यों में बेहतर सुविधाएं नहीं है, वहां पर जीवन प्रत्याशा कम है। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब एक कंडीशन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मानव विकास सूचकांक में भारत और विश्व की क्या स्थिति है। जो रियल आप इंडेक्स निकाला जाता है उसमें क्या स्थिति है। देखिए क्या होता है कि एक इंडेक्स का फॉर्मूला तैयार किया जाता है और उससे सूचकांक निकाला जाता है कि दुनिया में कौन सा देश जो है वो बेहतर स्थिति में है। जनरली मैं आपको साधारणता बताता हूं, इसको 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए 0 से 0.8 तक ये क्या होता है, वेरी हाई, बहुत हाई माना जाता है। ठीक है। 5.5 से लगभग 0.5 से और लगभग 0.799 तक ये हाई माना जाता है। यानी ये अत्यधिक, ये अत्यधिक करीब करीब इसके अलावा ठीक है 3 से करीब करीब 0.5 के आसपास तक मीडियम, मध्यम माना जाता है।
और इसके नीचे लो माना जाता है, लगभग यही रहता है। मैं आपको डिटेल भी चार्ट दे दूंगा, ठीक है। ये मतलब एक ना नंबरिंग दी जाती है कि 0 से 1 के बीच में हम आपको नंबर देंगे, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, आपकी सामाजिक सुविधाएं, आपके आर्थिक सुविधाओं को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम रैंकिंग करेंगे। उस रैंकिंग के आधार पर मैं वो फॉर्मूला आपको डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक से डिस्कस करूंगा। उस रैंकिंग के आधार पर भारत जो है, अभी अगर आप 2022-23 तक की स्थिति देखें तो 132वें स्थान पर है। पूरी दुनिया में कितने स्थान पर है जी? 132वें स्थान पर। आप जिस सन में परीक्षा दीजिएगा उस सन में जरूर डेटा चेक करिएगा, लेकिन अभी आप 132वें स्थान को लिख सकते हैं, ठीक है। और भारत की स्थिति लगभग 0.632 या 633 के आसपास है, मैं ये भी डेटा आपको दे दूंगा, है ना। तो हम मध्यम में हैं। जैसे भारत सबसे पहले में है अभी कौन सा? स्विट्जरलैंड, है ना। तो 0.9 के आसपास इसको नंबर मिले हुए हैं, और भारत को 0.633 या 6322 के आसपास बना हुआ है। तो भारत क्या है? उस हिसाब से 132वें स्थान पर है। अच्छा, जो 2018 की रिपोर्ट थी, जो 14 सितंबर 2018 को जारी की गई थी, वो उससे पहले की थी। इसमें विश्व के कुल 189 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता, और उसमें भारत को 130वां स्थान मिला था। तो भारत पहले और बेहतर था, धीरे धीरे और पीछे जाता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ा कारण जो है जनसंख्या है। ऐसा नहीं कि भारत ने तब से शिक्षा में अच्छा नहीं किया होगा, स्वास्थ्य में अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन नहीं, उसकी जो जनसंख्या पर लायबिलिटी है, जो उस पर हेड जो लायबिलिटी है, बर्डन है, वो ज्यादातर बढ़ता चला जा रहा है। 2011 में भारत 134वें पर था। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के स्तर के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो हेल्थ, एजुकेशन और लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इस आधार पर तय किया जाता है कि क्या सूचकांक रहेगा। और उच्चतम मान 1 हो सकता है, 1.0, ये 1 नहीं, 1.0 हो सकता है, ठीक है। जिन देशों को मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 5.550 से कम है, उन्हें कम मानव विकास वाले देश की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो जो 0 से 550 से इससे नीचे हैं वो लोअर में है, जो 7 तक हैं वो मीडियम में है, और 7 से ऊपर 8 तक वो हाई है, और 8 से ऊपर वेरी हाई है। ये कंडीशंस रखी जाती हैं। 0.550 से 0.700 से कम सूचकांक वाले देशों को मध्यम में रखा जाता है, और भारत किस में है? मध्यम मानव विकास सूचकांक में है। 0.701 से 0.800 से कम सूचकांक वाले देशों को, मतलब 0.70 से ऊपर और 0.800 से कम तक वाले को कहां रखा जाता है? उच्च मानव विकास वाले में। और 0.801 से क्या होता है? बहुत ऊंचे। तो 4 होता है, एक बहुत ऊंचा मानव विकास सूचकांक, दूसरा ऊंचा मानव विकास सूचकांक, तीसरा मध्यम मानव विकास सूचकांक, चौथा कम या लोअर मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 8 से ऊपर, ये 7 से 8, ये 5 से 7, मतलब 5.5 से 5.5, 0.5 या 0 से 7 तक, और ये 5.5 से नीचे वाले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का डिफरेंशिएशन है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उपयुक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की पृष्ठभूमि में नीति आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए मानव विकास सूचकांक परिकलित करती है। तो भारत में जो नीति आयोग है वो भी क्या करती है? समय समय पर एक मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती रहती है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत करती है उसमें क्या है? भारत में सबसे ऊपर कौन है? केरल। ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो नीति आयोग जारी करती है, क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा सकता है कि भारत में जो सूचकांक है मानव विकास का वो कौन जारी करता है, तो उसमें केरल आ जाएगा। सबसे नीचे इसमें बिहार राज्य है। ये आप चीजें ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट और आखिरी कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि 2018 में हम 134 थे, फिर 130 हुए, फिर हम 132 पर आ गए हैं। हम 100 के नीचे नहीं आ रहे हैं। क्या हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में अच्छा नहीं कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है, हमारा नए नए एम्स खुल रहे हैं, नए नए यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी आई हैं, एजुकेशन में भी हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या कंडीशन बनती है? जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण बनती है। अच्छा, जनसंख्या और अच्छा पर्यावरण, इसमें हमेशा एक इनवर्स रिलेशन आप देखेंगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या देखेंगे? ये एक दूसरे से हमेशा अपोजिट चलेंगे, उल्टा देखेंगे। अगर जनसंख्या अधिक होगी तो एक अच्छा पर्यावरण नहीं हो सकता, क्योंकि मानव का भार पर्यावरण पर आएगा।
कृषि पर भार पड़ेगा, भूमि पर भार पड़ेगा, है ना, पर्यावरण के संसाधनों पर भार पड़ेगा, और कम जनसंख्या होगी तो अच्छा पड़ रहा है। जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्डिक है, नॉर्वे है, ये सारे जो देश हैं, इन देशों में आप देखें तो जनसंख्या कम है और वहां का पर्यावरण भी बेहतर है। तो जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप न केवल सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, बल्कि अनेक पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। जैसे पर्यावरणीय समस्या की बात आती है तो आपने वैश्विक ताप, ग्लोबल वार्मिंग बहुत सुना होगा। अब भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपको पता है कि 2-3 समस्याएं आप समझो। देखो, जैसे लेट सपोज मान लीजिए लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो ये जंगल है, ये जंगल है, यहां पर बहुत सारे वृक्ष हैं, इसको काट दिया और यहां पर घर बना दिया। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि इस धरती पर जितनी गर्मी होनी चाहिए उससे ज्यादा गर्मी का हो जाना। अब जो हमारे लेट सपोज देखो होता क्या है, कोई भी चीज रटना नहीं है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, इस सूर्य से रोशनी आ रही है, और ये हमारी पृथ्वी है, तो कुछ रोशनी आती है, फिर कुछ इसमें से जो गर्मी है वो वापस चली जाती है, वो वापस वायुमंडल में चली जाती है, और थोड़ी बहुत गर्मी यहां पर रह जाती है। उसमें कुछ गैसेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह के गैसेज रहते हैं, बाकी वापस चले जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि हम लगातार इन गैसेस का, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, हम इसका और ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। हम गाड़ी घोड़ों से, उद्योगों से खूब ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। तो जितनी गर्मी यहां वायुमंडल में नेचुरली है उससे ज्यादा और गर्मी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अच्छा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़, जंगल सोख सकते थे जो हम निकाल रहे हैं, तो पेड़ भी हम काट रहे हैं, तो ये वायुमंडल में घूम रहे हैं, कौन सोखेगा? तो ये इस धरती की जो गर्मी है वो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बर्फ पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, दुनिया डूब भी सकती है। तो जनसंख्या का अधिक होना एक तो इस तरह के गैसेस को उत्सर्जित करेगी, और ये गैसेस जो वृक्ष सोख सकते थे, वृक्षों को भी हम काट रहे हैं, जिसको आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं, फिर जल स्तर का बढ़ना, समुद्र स्तर का बढ़ना, सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप में बढ़ती जा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में असीमित वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर, विशेष रूप से भूमि, वायु, पानी, इस पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। और जहां ये तीनों तत्व मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, वहां मनुष्य के भोगवादी क्रियाकलापों के कारण तीनों तत्व अत्यधिक प्रदूषित होते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको कि भाई मनुष्य को हवा चाहिए, मनुष्य को भूमि चाहिए, मनुष्य को पानी चाहिए। और आज आप प्रदूषण देखिए ना, तो प्रदूषण के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जल्दी बताइए। तो प्रदूषण में आपको एक मिल जाएगा वायु प्रदूषण, लो जी ये सबसे जरूरी था, ये भी प्रदूषित। दूसरा मिल जाएगा जल प्रदूषण, लो जी सबसे जरूरी था, ये भी। तीसरा हमने मिट्टी भी नहीं छोड़ा, मृदा प्रदूषण, ये भी प्रदूषित कर दिया, है ना। और नहीं कुछ बचा, शांति से थोड़ा बैठे थे कहीं, वो भी मचा दिया, ध्वनि प्रदूषण, तो साउंड पॉल्यूशन। ये सारी की सारे हमने प्रदूषण कर दिए, और इसके कारण जो संसाधन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीमित साधन। देखिए, जो कुछ भी हमको प्रकृति से मिला है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे वन हो, सब कुछ सीमित है ना, असीमित थोड़ी है कि सब नया नया तुरंत मिल जाएगा आपको। उसका आप क्या कर रहे हैं, भोगवादी प्रवृत्ति हो रही है, खूब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब ज्यादा उसको प्रयोग करते चले जा रहे हैं, तो खत्म होगा ना एक समय। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली चले जाइए, ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने हरित क्रांति की, खेतों में इतनी पानी का सिंचाई किया कि पानी निकाल लिया बहुत सारा। तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें इससे हमारे पर्यावरण में समस्याएं पैदा हो रही हैं, और ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं मानव विकास के साथ। क्योंकि फिर वो स्वास्थ्य की समस्या, आप देख लीजिए आर्सेनिक वाला पानी जहां जहां मिल रहा है, वहां लोगों के स्वास्थ्य पे कितना असर पड़ रहा है। आप चले जाइए दिल्ली में, जहां पर वो कूड़े के पहाड़ बने, उसके आसपास के लोग लंग्स की बीमारी और प्रदूषण की बीमारी से मर रहे हैं। तो ये समस्याएं वहां पर हो रही हैं। अब तीव्र गति से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसका कई तरह से प्रभाव पड़ रहा है। पहला, जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन हो गया है। बिल्कुल ठीक बात, जनसंख्या खूब बढ़ेगी, खाने के लिए उतना चीज ही नहीं रहेगा, तो भूखमरी फैलेगी, ये एक संतुलन है। प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या में असंतुलन हो गया है। बिल्कुल ठीक बात, जो नेचुरल रिसोर्स थे वो जनसंख्या था, उसमें भी असंतुलन है। नगरीय समस्या और जनसंख्या वृद्धि कॉमन है आजकल, तो खूब उसके वजह से आपको झुग्गी, झोपड़ियां, तमाम चीजें बन रही हैं। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, भाई नौकरी 10 है, मांगने वाले 10,000 हैं, तो बेरोजगारी तो होगी ही। जनसंख्या वृद्धि और ऊर्जा संकट, तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि और ऊर्जा संकट का मतलब क्या है, मान लीजिए पहले एक घर था, अब एक घर से 10 घर बन गए, 10 घर को बिजली चाहिए, कहां से आएगा?
तो ये जनसंख्या बढ़ने से समस्या पैदा हो रही है। फिर अगर बिजली बनानी है तो पानी खूब चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, पानी का फिर संकट आएगा। तो ये सारी चीजें, ये पर्यावरणीय संकट आ रही हैं। अगर आप देखो ना, सबसे रिसेंट एग्जांपल उत्तराखंड का जोशीमठ का इलाका न्यूज में चल रहा है, तो वहां एनटीपीसी के प्रोजेक्ट से माना जा रहा है जो बिजली बनाने वाले को, उससे बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, जनसंख्या और खाद्य सामग्री असंतुलन देखें तो हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन की बढ़ोतरी हुई है। 2011-12 में देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 257 मिलियन टन था। 2011 की जनगणना के अनुसार 121.5 करोड़ हो गई। तो हमारा खाद्यान्न प्रोडक्शन अगर बढ़ भी रहा है, आगे जाके ये 275 मिलियन टन भी हो गया, 280 मिलियन टन भी हो गया, लेकिन जनसंख्या भी तो 221 करोड़ थी, सॉरी 121 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो गई होगी। तो ये एक कंडीशन बढ़ती चली जा रही है। वर्तमान समय में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में अधिक वृद्धि की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। ये बहुत चिंता का विषय है। जो कल्टीवेबल लैंड था या जो कृषि के योग्य भूमि होनी चाहिए जिसमें हम और ज़्यादा कृषि का प्रसार कर सकें, वो अब बचा नहीं है। अब बहुत ज़मीनी बची कि जिसमें कृषि नहीं हो रही है और हम और कृषि करके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा लेंगे। अब तो कम हो रही है, लोग अपने खेतों में घर बनाते चले जा रहे हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट है कि हमारी खाद्य समस्या का प्रमुख कारण खाद्यान्न की मांग और पूर्ति का तत्कालीन असंतुलन नहीं, देश में खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या में निरंतर अत्यधिक वृद्धि होना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो योजना ने कहा कि ऐसा नहीं कि हमारा जो इतनी डिमांड है और जो पूर्ति है उसमें असंतुलन है, लगातार इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है कि खाद्यान्न संकट हमारे यहाँ इसीलिए होती है। ठीक है, जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन के कारण आर्थिक विकास का अनुपात संतुलन में बिगड़ा हुआ है। ठीक बात है ना। एक मान लीजिए एक एरिया बहुत ज्यादा भोजन करके संतुष्ट है, एक इलाके में भोजन ही नहीं पहुंच पा रहा, तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो कहीं ना कहीं डमाडोल है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। केवल किस वजह से? जनसंख्या वजह से। और विकास की दौड़ में हम पिछड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा नहीं कि मानव विकास सूचकांक में हम इसलिए पीछे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, हमने हेल्थ में, एजुकेशन में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह अपनी चीजें बढ़ाई हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि वो जब पर हेड पे काउंट होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें और जनसंख्या संतुलन की, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक पड़ता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक महत्व को अधिक आंका जा रहा है और पर्यावरण महत्व की उपेक्षा की जा रही है। ये एक चीज इसमें देखा जाता है। ठीक है, वन्य जीव, जंतु, खनिज तथा मछलियों को बड़े पैमाने पर विनाश किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन बिगड़ने से अनेक पर्यावरणीय समस्या जैसे प्रदूषण, भूक्षरण, बाढ़, सूखा, ये विपत्तियां आ रही हैं, आएंगी ही। मैंने अभी आपको थोड़े दिन अभी जोशीमठ का एग्जांपल दिया ही कि जब आप पर्यावरण की जो संसाधन होंगे उनका अगर गलत दोहन करेंगे तो फिर वहां पर ये समस्याएं आएंगी। संसाधनों के भरण पोषण क्षमता कम होने से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जनसंख्या का पलायन हो रहा है, माइग्रेशन होता है, जिससे अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में संसाधन और जनसंख्या के मध्य संतुलन बिगड़ रहा है। अब मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश इतने बड़े बड़े स्टेट हैं और दिल्ली छोटी सी जगह है, वहां पर लोग आकर खूब बसते जा रहे हैं। तो अब देखिए ना, बिहार का जनसंख्या घनत्व तो वैसे ही पूरे देश में ज्यादा है, तो 1106 है, और दिल्ली में अगर आप देख लेंगे जनसंख्या घनत्व तो वो करीब 11,000 है एक प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इम्बैलेंस बढ़ता है जब लोग पलायन करते हैं। संसाधनों का दोहन यदि इसी गति से होता रहा तो निकट भविष्य में अनेक खनिज संसाधनों में पूर्णतः समाप्त हो जाने की आवश्यकता है। कि जिस दर से हम आज पर्यावरण का और संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, भविष्य में चुनौती बढ़ी है। इसीलिए पूरी दुनिया में आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं समपोषणीय विकास, समपोषणीय, या इसको बोलते हैं सतत विकास। कुल मिलाकर सतत विकास, इसका मतलब यह है कि हमें विकास के वो रास्ते अपनाने हैं जिन रास्तों से हम केवल वर्तमान की चिंता न करें, बल्कि वर्तमान में अपने आप को डेवलप करते हुए भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचाए रख पाएं। भविष्य की पीढ़ी के लिए भी हम क्या करें, उनके संसाधनों को चुनौती पहुंचाए बिना, उनके संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आज का विकास हम सुनिश्चित कर सकें। यही सतत विकास है। नगरीय समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण देश के नगरीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव बहुत बढ़ रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, नगरीकरण के कारण भूमि की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और आवासीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। आप किसी शहर में चले जाइए, एक रूम लेंगे 20,000 का मिलेगा। आवासीय समस्याओं के कारण नगरीय क्षेत्र में झोपड़पट्टियों का विकास होगा बहुत सारे। अब देख लीजिए आप धारावी चले जाइए, मुंबई में आपको मिल जाएगा, दिल्ली में आपको बहुत सारे झोपड़पट्टियां मिल जाएंगी। हर शहर की यही कहानी है। रेलवे लाइन के किनारे आप देख लीजिए कैसे रहता है। इससे नगरीय क्षेत्रों में गंदगी बढ़ने के साथ साथ कूड़ा करकट
एकत्रीकरण की समस्याएं भी यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जनसंख्या वृद्धि से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बहुत भारी होती है। अब देखिए, एक पानी का टैंकर आएगा, लोग लाइन लगाए रहेंगे। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों के अधिक विकास के कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सब समस्याएं पैदा होंगी। तो भारत में जो नगरीकरण है, देखिए जनरली दुनिया में नगरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है, लेकिन भारत का नगरीकरण क्या कर रहा है, भारत के नगरीकरण से और बहुत दूसरी तरह की समस्याएं हो रही हैं। वहां प्रदूषण, वहां पर गंदगी, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या है। किसके कारण? जनसंख्या के कारण। गरीबी और बेरोजगारी तो रहेगी, कॉमन बात है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसको आप क्या बोलते हैं, रूरल इकोनॉमी, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है ना। कृषि में डेवलप हो नहीं रहा है और लोगों को बेरोजगारी मिलेगी, क्योंकि नगरों के लोग कमा रहे हैं तो वो एक सीमा तक ही खरीद सकते हैं। तो अगर आपको खरीदना है, डिमांड बढ़ानी है देश की, जब डिमांड बढ़ती है तभी जीडीपी बढ़ती है, तभी प्रोडक्शन होगा। तो फिर आपको नगर की अर्थव्यवस्था को और मजबूत, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो अब जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था खराब होती है तो गरीबी रेखा से लोग नीचे चले जाते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता जो 0.8 हेक्टेयर थी, अब 0.38 हेक्टेयर हो गई है। एक आदमी के पहले परिवार में 5 लोग थे, 15 लोग होते चले गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है, श्रम बल 2.4 से बढ़ रहा है और सर्वाधिक लोग युवा हैं। मतलब लोग काम करने को तैयार है, मिल नहीं रहा है। बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के बोझ से कारण हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भूमिहीन किसानों, जिसको आप क्या बोलते हैं, लैंडलेस फार्मर्स, उनको दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है बिना जमीन के, फिर उनको शोषण होता है, कम मजदूरी मिलती है और उनके जीवन स्तर जो है हमेशा निचला रहता है। ग्राम में नगरीय प्रवास को बढ़ावा मिल रहा है। पौष्टिक भोजन की दृष्टि से भी हास हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को 3000 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, पर हमारे देश में 2000 कैलोरी औसत से ही प्रति व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो रहा है। तो जो कैलोरी जितनी चाहिए भोजन के लिए उतनी प्राप्त नहीं हो पा रही, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि और ऊर्जा संकट। जनसंख्या की वृद्धि न केवल खाद्य संकट ही पैदा करती है, बल्कि भोजन पकाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए और घरेलू कार्यों के प्रकाश के लिए ऊर्जा संकट भी पैदा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनाज पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, इससे वनों का विकास होता है। अब इसके बदले आप गैस सिलेंडर देना चाहें तो वो भी महंगा, वो भी सीमित है। फिर बिजली से अगर आप इंडक्शन कुकर लगाएं तो भी वहां पर क्या होगा, बिजली चाहिए। तो ऊर्जा संकट भी कहीं ना कहीं पैदा होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये कहानी थी हमारे पूरे इस चैप्टर की, जो था मानव विकास पर आधारित, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि भाई विकास जो है वो केवल मात्रात्मक या आर्थिक पक्षी नहीं, एक गुणात्मक विकास भी होना चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीजों को भी आप इंक्लूड करते हैं। और इसमें जनसंख्या कितना बड़ा रोल पैदा कर रही है, इसका भी लास्ट में हमने इवोल्यूशन किया और पर्यावरण के हिसाब से देखा। अब इसमें किसी तरह का डाउट, समस्या, कंफ्यूजन होगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने उन चीजों को छुआ है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आंसर राइटिंग में यूजफुल रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप्स, वहां से भी आप ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन या बिना किसी कूपन कोड के। जो मैग्नेट ब्रेन्स के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको लगातार फॉलो करते रहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का नोट्स है हिंदी मीडियम में, वही अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ऑर्डर कर सकते हैं हिंदी माध्यम के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।